सर जय हिंद। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे बुलाया। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर रिटायर्ड हो रहे हैं, तो मुझे उसी के ऊपर आपके साथ बातचीत करनी थी। 2 साल में बहुत बदलाव मैंने इंडियन आर्मी के अंदर देखे। मैंने भैरव कमांडो यूनिट देखी, मैंने रुद्र ब्रिगेड देखा, मैंने अश्विनी प्लाटून देखे, और मैंने देखा कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी ने ड्रोन उड़ाने में और दुश्मन पर ड्रोन गिराने में और एंटी ड्रोन में महारत हासिल की। तो कैसे सर के इन दो साल के कार्यकाल को आप देख रहे हैं सर? देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जब भी मैं मिला तो मुझे बहुत ही जिसको कहा जाए कि थिंकिंग जनरल लगे, और जो काफ़ी पढ़ते हैं, और मेरा उनसे जो राब्ता भी पड़ा पहली बार इसी से पड़ा। उन्होंने मेरी कई राइटिंग कहीं कहीं देखी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तब उन्होंने, जब वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, तो उन्होंने मुझे 14 कोर में लेक्चर के लिए बुलाया था। तो जो प्रश्न है आपका, इस 2 साल में पहली 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि वॉरफेयर चेंज हो रहा है और हमको फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली की। पहली चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर, सेकंड इज इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड इज उसको सस्टेन करने के लिए एक लिंकेज टू इंडस्ट्री, सो दैट कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स ओवर और आत्मनिर्भरता आपकी बढ़े। नाउ क्या क्या हुआ, आपने जैसे बताया कि रुद्र ब्रिगेड बनाई, विच इज है जिसको कहा जाए डिसीजन मेकिंग को उन्होंने एकदम घटा दिया, क्योंकि इसे ऑल आर्म्स ऑल सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जो दूसरा उन्होंने भैरव बटालियन बनाई। भैरव बटालियन बेसिकली बहुत ही अच्छा चीज़ है कि इनके पास जो मोबिलिटी इनकी बढ़ गई। इन्फेंट्री बटालियन जो है उसकी एक अपनी चाल होती है, और पैरास की एक अपनी चाल होती है, लेकिन ये उनके बीच में है, तो ये इन्फेंट्री का भी काम कर सकती है और पैरास का भी काम कर सकते हैं। तीसरा जो उन्होंने किया, आशनी प्लेटून बनाए। आशनी प्लेटून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब हमको ड्रोन्स चाहिए आगे वाली लड़ाइयों में, सर्वेलेंस के लिए भी चाहिए, आपको लॉजिस्टिक्स के लिए भी चाहिए, और आपको ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी चाहिए। तो वो उन्होंने आशनी प्लेटून हर इन्फेंट्री बटालियन में बनाया। इसके अलावा आरटी को उन्होंने मजबूत करने के लिए जो 2 चीज़ें की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उन्होंने क्या की, जो उन्होंने शक्तिबान यूनिट्स बनाई, जो कि फ्यूचरिस्टिक है रॉकेट्स के साथ और समथिंग। और दूसरा उन्होंने जो ये दिव्यास्त्र वाली जो बैटरीज बनाई हैं, जो कि क्वार्टर लेवल पे है। एक तरह से लड़ाई को एक पूरी ढंग से उन्होंने देखा, और ये एक बहुत बड़ी बात की उन्होंने। दूसरा, इसके साथ जिसको बोला जाए कि जब 2 साल पहले हमारी जो कैपेसिटी थी करीब 500 ड्रोन या 1000 ड्रोन के आसपास थी, मतलब 1000 से कम ड्रोन हम बना रहे थे। आज भारतवर्ष में 50,000 से ज्यादा ड्रोन बन रहे हैं, और ऑल काइंड्स। तो इसलिए ये बहुत बहुत ही तेज चीज हुई है। और इसमें इन्होंने जो कि डिजाइन डायरेक्टरेट वगैरह इंप्रूव किए हैं, जिसकी वजह से कि काफी कुछ हमारे यहाँ जो डिजाइन हो रहा है और जो फ्यूचर के लिए जो लड़ाई हो रही है, वो थिंकिंग के साथ उन्होंने किया है। इसमें एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया, एकेडमिया को इन्वॉल्व किया, और जो ये किया है जिसकी वजह से कि फौज पूरी की तरह फ्यूचरिस्टिक हो गई। हम आगे आने वाली लड़ाइयों की, सिंदूर में लोगों ने एडी को बहुत महत्व दिया कि एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि जो आरटी ने, इंडियन आर्मी ने किया, जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने पुंछ के एरिया में पकड़ के रखा, वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये मेरा ख्याल में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो आगे आने वाले सालों में बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। जी सर, 1-2 सवाल मेरे और थे। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आपने किया, और बीच में ऐसी इस प्रकार की चर्चाएं भी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू हो सकता है, जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां मिल रही हैं। कई रिपोर्ट्स तो ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान ही भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। इवन तक अफवाहें इतनी तेज हैं कि हमारे रिश्तेदार, क्योंकि मैं जम्मू में हूं आजकल, तो जब जम्मू में था तो मेरे को कई बार फोन आए कि कहीं पाकिस्तान ने क्या हमले शुरू कर दिए हैं।
तो क्या वाकई में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को देखें या आर्मी चीफ को देखें, दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है उनको देखें, क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होने जा रहा है सर? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ तो पाकिस्तान बहुत ही जी, जिसको कहा जाए ऐसे लोगों का देश है जहाँ की जो लीडरशिप है वो बहुत आगे की सोचते नहीं हैं। तो कोई गलत कदम उठाने ओके, में कोई उनको हिचकिचाहट नहीं होगी और उनको मालूम है कि उसमें उनको वो सस्टेन नहीं कर सकते। वो किस पे भरोसा कर रहे हैं? चीन के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर वो ट्रम्प का जी, स्टेटमेंट आ ही गया है और चीन के साथ भी जो अभी बिल्कुल सर। बातचीत हो रही है दिल्ली में और जगह पे, तो उसमें भी मुझे लगता नहीं कि कोई उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। उनको अपना भला मैं मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि एक देश इतनी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कैसे कर सकता है? उनको पानी चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो उन्होंने हमको ऐसा नाराज़ कर दिया कि हमने जी, इंडस ट्रीटी को एब्रोगेट कर दिया। उनको जो है जी, पैसा चाहिए, जिसके लिए बिज़नेस चाहिए, वो उन्होंने हमसे जो है 2000 जो 15 के बाद से उन्होंने वो भी 19 के बाद से वो भी उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। तो ना पानी उनके पास है, ना बिजली उनके पास है, ना गैस उनके पास है, तो किसके बूते पे उछल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। पाकिस्तान के जो चाइना के तो डेट के ट्रैप में फँसते जा रहे हैं क्योंकि 6.5% से लोन से कम वो देता नहीं है। कुछ भी फ्री में नहीं देता है। जी, उनकी इंडस्ट्री में उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। अमेरिका जो है वो जहाँ से लेना चाहता है बलूचिस्तान से, वो बलूचिस्तान को तो सँभाल नहीं पा रहे हैं ये। आप देखिए कि उनका मुझे लगता नहीं लड़ाई एग्री, इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि कोई जी, बटालियन पाकिस्तान निकाल नहीं सका है। तो वहाँ पे बड़ी टेंशन की हालत है। ओके, तो तुम क्या करोगे? तो वो ले-दे के एक ही चीज़ करेंगे कि फिर कुछ वो हर एक हिमाकत करेंगे टेररिस्ट की, आतंकवादी घटनाओं की और इस बार फिर से उनके ऊपर उतनी तेज़ी से हमला किया जाएगा जैसा कि सिंदूर में हुआ था। तो हमें नहीं लगता कि भारतवर्ष को कोई हमला हाँ, करने-वरने और की एक ज़रूरत चीज़ है, हमला करने की वो अपने आप कोई बेवकूफ़ी कर जाएँ तो उसका ठीक है, खामियाज़ा उनको भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा क्योंकि पीओके में जो हालात बने हैं तो वहाँ से भी एक कयास लग रहे हैं कि ये जो पीओके विद्रोह इस वक़्त पीओके ही पाकिस्तान नहीं, में उठा है, उसको पीओके, दबाने पी के लिए, ध्यान पीओजेके, डाइवर्ट करने के लिए। गिलगित बाल्टिस्तान आप बिल्कुल बलूचिस्तान सर, देख लीजिए, सिंध में भी बलूचिस्तान, इंसिपिएंट चल रही है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहा है। तो इसलिए वो अपना घर को तो सँभाल लें। वो उसको सँभाल नहीं पा रहे, लोगों को खाने को उनके पास है नहीं और वो ऐसे खामखा में जी, दौड़े भाग रहे, घूम रहे हैं, पता नहीं मुझे नहीं समझ में आता कि क्या सोच उनके दिमाग में है किस तरफ से? कि मतलब हम भारतवर्ष को अरे भाई तुमसे 5 गुना बड़ा देश है, कुछ दिमाग तो लगाओ। मतलब लेकिन उनके यहाँ क्या है कि उनके यहाँ दिमाग-विमाग की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, ईरान और अमेरिका को लेकर मैं अब आपके साथ बातचीत करना चाहूँगा। ये सीज़फायर हुआ, एमओयू पे साइन हुए, डिजिटली साइन हुए, जेडी वेंस आए, अरागची आए, मुलाकात हुई, लगा कि सब कुछ चंगा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन पिछले 3 दिनों में हमने 2 या 3 बार हमले देखे हैं, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। क्या आगे इसका फ्यूचर देख रहे हैं? क्या वाक़ई में मान के चलें ये जंग खत्म हो चुकी है या एक बफा लिया गया है, उसके बाद एक बड़ा प्रहार फिर शुरू हो सकता है? सर, देखिए पूरी इस लड़ाई में जो सबसे बड़ी मेरे ख़्याल में जो एलिमेंट जो है, वो इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को सोचना चाहिए वो लेबनान है। क्योंकि लेबनान एग्री। साउथ लेबनान की ज़रूरत इज़राइल को है। इज़राइल वहाँ पे कभी हिज़्बुल्लाह को आने नहीं देगा और जैसा कि वहाँ जी, चल रहा है जिस तरीके से हिज़्बुल्लाह का लेबनान में वर्चस्व है कि लेबनान की गवर्नमेंट बिल्कुल उसके अगेंस्ट एकदम से लेम डक है, कुछ नहीं कर सकती है। और हिज़्बुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब वो इस तरह एग्री। से कर रहे हैं और उनको एक चीज़ ये दिखने में भी आ गई है कि आप टेक्नोलॉजी से लड़ाई लोगों को तो मार सकते हो, लेकिन लड़ाई तभी जी, खत्म होती है जबकि जो कमज़ोर है वो हार मान जाता है। तो एक तो एग्री। लेबनान बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पूरे उसमें और उसके ऊपर कोई इज़राइल और अमेरिका में भी सहमति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो है कि अमेरिका की अपनी जो इकोनॉमिक स्टेट है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए उनको इंडस्ट्री जो जी, अगर वो अपना
ट्रेड वगैरह बढ़ाना है, तो जो वेपन्स का ट्रेड है वो सबसे आसान ट्रेड है, तो आप बनाते रहो, करते ओके। रहो। तीसरा, उनको जो डॉलर का डी-डॉलराइजेशन का डर है कि अगर अरब कंट्री उनके हाथ से निकल गए तो डॉलर्स में उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ईरान चाइना का युआन में ट्रेड है, इंडिया भारत का रुपीस जी, में ट्रेड है। तो ब्रिक्स ऐसे ही कर रहा है कि भाई हम तो डी-डॉलराइजेशन करेंगे, तो वो एक बहुत ज़रूरी जी, चीज़ है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसकी टैक्टिक्स काम करी है। हालाँकि उसने ओके, क्या किया है, अमेरिका को ज़्यादा परेशान नहीं किया है। उसने उन जी, सबको परेशान किया जो अमेरिका पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि अरेबियन हाँ, कंट्रीज़। हाँ, पूरी जी, दुनिया आज की तारीख में त्राहि-त्राहि कर रही है, क्योंकि 20% ऑयल गैस वहाँ से निकलता है। तो जी, मतलब हम तो यहाँ ही पे अपनी कीमतों से घबरा रहे हैं। आप सोचिए हाँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन जगहों पे क्या हालत है कि वहाँ तो मतलब ऑयल एंड गैस तो मिल ही नहीं रही है। तो इसलिए अरे! दुनिया पे वो इसीलिए वो जो अरब कंट्रीज़ पे कर रहा है, और अगर ये सोच लीजिए कि उसका एम सिंपल है, वो अमेरिका को टेक्नोलॉजिकली नहीं डिफीट कर सकता। तो जैसा एक बात ओके, पहले भी आपके शो में मैं कह चुका हूँ कि ईरान का ना हारना उसकी जीत है, अमेरिका का ना जीतना उसकी हार है। तो ये चीज़ हाँ, हमें समझने की ज़रूरत। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी इसी तरह चलती रहेगी, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होना है। और जो इसमें ईरान की ज्योग्राफ़ी है, आप जी, बी-52 के कितने भी लॉइटरिंग एम्यूनिशन मार लो, जो भी आप चाहो बंकर बस्टर्स मार लो, कोई फ़र्क नहीं कहीं वो जो जो रिज है, मतलब एल्बोर्स उसमें नॉर्थ में, पहाड़ियों में, और जो साउथ में उनकी जो रिज है, उससे आप आगे निकल नहीं सकते, और उसके आगे ठीक, दलदल है, आप घुस सकते नहीं हो वहाँ पे। ऑयल अगर आप बंद करोगे तो, ठीक, अगर ऑयल लीक हुई तो एनवायरमेंटल नुकसान होगा। तो उसने बहुत सोच समझ के काम किया है। बाब अल ओके, मंडब को भी हूती के थ्रू बंद करा रहा है। इधर आपने वो हिजबुल्लाह के थ्रू लेबनान में फँसा रखा है। तो उसको ये मुश्किल करेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली है। ओके सर। तमाम मुद्दों पर बात होगी माफ़ी के साथ, लेकिन मैंने और आपने जो लास्ट टाइम बातचीत की थी अग्निवीरों को लेकर, वो व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बस एक छोटा-सा सवाल है जिसका जवाब चाहूँगा, क्या आगे फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि आप आर्मी चीफ से भी मिलते रहते हैं, तमाम जनरल्स के साथ आपकी मुलाकात होती है, कई सेमिनार्स में आप जाते हैं जहाँ पे सर्विंग हमारे जनरल साहब भी होते हैं। क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या आर्मी इन बच्चों के बारे में सोच रही है? देखिए राजेश, पहली चीज़ हम लोगों को इस मुद्दे पे इस तरह से सोचना चाहिए कि जो कारगिल रिव्यू कमेटी ने बोला था कि फ़ौज में ऐज घटनी चाहिए, तो उसके लिए ऐसी एक स्कीम की जी, ज़रूरत है। सो नंबर 1 कि अग्निवीर की ओके, ज़रूरत है। दूसरी चीज़, क्या ये अग्निवीर जी, से हम किस तरीके से इसको और अट्रैक्टिव और सेफ बना सकते हैं? मतलब ये है कि ये एक चीज़ तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि वो लड़के जो आ रहे हैं, आप उनकी छुट्टी का ध्यान रखो। अच्छा, जो जो ट्रेनिंग का जिसकी वजह से सारी अग्री, मुश्किल आ रही है कि एयरफ़ोर्स और नेवी कह रहे हैं कि हम ज़्यादा टेक्निकल हैं, 6 महीने में तो टायर बदलना और ये सीख पाता है एयरक्राफ्ट का, तो वो नहीं जी, हमें यूज़फुल है। तो हम लोगों को एक मॉडल इनके बारे में ऐसे सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इनका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं विदाउट रिड्यूसिंग देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। दूसरा, ये अग्निवीर जो चोट खाते हैं, कहीं जाते हैं, तो इनको मुश्किलें जो आती हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं? तो ये 2 चीज़ों पे हमें ध्यान करना जी, पड़ेगा, और इनका रिहैबिलिटेशन। पहली चीज़ हम लोगों को ये समझना एग्री, पड़ेगा कि एक जो ये एक गवर्नमेंट जो बगैर सोचे-समझे बोल रही है कि इनको हम नौकरी दिला देंगे न, अरे नौकरी करने के लिए फ़ौज नहीं है भाई, ये सर्विस के लिए है। तो आप उसको प्रिपेयर इतना अच्छा करो कि वो सिविल स्ट्रीट में जा सके 75%। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आएँ वो 75% यही सोचते रहें, अरे भैया यहाँ 4 साल की से निकालो और बढ़िया सा एक मौका मिले निकल जाओ। नहीं, हम लोगों को एक डी नोवो सोचने की ज़रूरत है। स्कीम में बहुत फ्लॉ है, मैं मानता हूँ अभी भी बहुत फ्लॉ है, लेकिन इस स्कीम की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जो नए चीफ भी आएँगे, वो इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचेंगे, और एक नया इसके बारे में इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे। इसमें है इस क्योंकि आपने बोल दिया कि भाई सीएपीएफ ले लेगा। वो कहता है हम क्यों लें? हम तो नए लड़के लेंगे, हम क्यों पुराने लड़के लें? आपने क्या उसको 4 साल में इतना प्रिपेयर किया कि वो जो पीएसयूज़ हैं वो उनको एक्सेप्ट करेंगे? मे नॉट बी। तो
मेरा अपना मुश्किल। मानना ये है कि हम लोगों को इनको क्या हम एक ऐसा ढंग सोच सकते हैं कि भाई आप उनको 4 साल या 5 साल का ये आप उनको टाइम दो फौज में कि उसके बाद 1 साल उनका जो कूलिंग पीरियड उनको बोलो कि तुम्हें ट्रेंड करेंगे अगली जॉब के लिए एंड वो तुम्हारा पेड फॉर होगा। जी, तब आप एक अच्छा मॉडल निकाल सकते हो। आप उनकी छुट्टी जो 1 महीना देते हो, आप उनको छुट्टी दो। किसी को चोट लगती है तो उसको पूरी तरह उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये चीज़ें अगर ध्यान में आएँगी तो मेरे ख्याल है स्कीम आगे इसका फ्यूचर है। नहीं तो ये आपने एक नेपाल के साथ एक कर ही लिया कि वो नेपाल वाले इसको मान नहीं रहे। नहीं कर रहे हैं तो गोरखा बिल्कुल आपके यहाँ नहीं आएँगे, वो कहीं और जाएँगे। वो जो आपके यहाँ जो गोरखा बैठे हैं उनसे वो लड़ाई करने लगेंगे। तो ये तो हम ऐसा कोई इस सिचुएशन चाहते हैं? मेरे ख्याल में इसमें बहुत कुछ अभी सोचने की ज़रूरत है और इसको फिर से ठीक करने की ज़रूरत है।